हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज का मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको 4 से 5 लेक्चर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देख लें, फिर ये वाले लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या बोला गया है? द प्राइस ऑफ एन, एक मिनट, इसमें क्या बोला गया? द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय R%. This new price is later decreased by R%. The latest price is now ₹1. What was the original price of the item? पहले हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, एक बार इसे कर देते हैं, येलो फॉन्ट कर दें, येलो फॉन्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या बोला, कोई भी आइटम है उसका प्राइस पहले R% से इंक्रीज किया जाता है, फिर जो नया प्राइस है उसको R% से डिक्रीज किया जाता है। जो लेटेस्ट प्राइस है उसको क्या है? 1 है, ₹1 है। जो ओरिजिनल प्राइस हमें पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा कि आपको पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज में R% इंक्रीज हो रहा है और R% डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल क्या होगा? -R² बाय 100% का डिक्रीज होगा। उसमें ओवरऑल -R² बाय 100% का डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, पहले कुछ प्राइस था, उसमें R% इंक्रीज हुआ, फिर R% डिक्रीज हुआ, तो और लेटेस्ट प्राइस क्या है हमारा? 1 है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस पूछा गया। मान लो हमने ओरिजिनल प्राइस क्या हमारा एक्स था, उसमें क्या, अगर R% इंक्रीज हो रहा है और R% डिक्रीज होगा तो टोटल डिक्रीज होगा -R² बाय 100। तो -X × R² बाय 100 × 100 परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो एक्स का R² % निकाल देंगे। जो R² बाय 100 का परसेंटेज एक्स का कितना निकला? इतना। तो ये जो प्राइस होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यही तो हमें बोला गया कि पहले R% से इंक्रीज हो रहा है, R% से डिक्रीज हो रहा है, और जो फाइनल नया प्राइस है वो ₹1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स 1 माइनस R² बाय 10,000, ये हमारा 10,000 हो गया, इज इक्वल टू 1। अब एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 10,000। एक्स हमारा क्या हो गया? 10,000। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10,000 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये 10,000 इधर इसका एलसीएम ले लो, तो 10,000 माइनस R², ये इधर जाएगा तो क्या नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या हम बच जाएगा हमारा? 10,000। 10,000 इज टू 10,000 माइनस R², ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में? ये वाले ऑप्शन में, हाँ, ये वाला ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 lakh in the sales and 1.5% on the next 2 lakh and 1% on the remaining sales in a month. If the agent made sales of 5,68,000 in April 2018, find the commission he earned. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर है ना, उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन करा रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? द टू सेल्स वुमेन कविता एंड कल्याणी, टू सेल्स वुमेन है कविता एंड कल्याणी, रिसीव 12% एंड 50% कमीशन। फॉन्ट चेंज ही कर लेता हूँ, येलो येलो ये पता नहीं चल रहा है, इसे हम डार्क रेड कर लेता हूँ, डार्क रेड, या फिर ये वाले रेड कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। क्या बोलेंगे? दो सेल्स वुमेन है कविता एंड कल्याणी, वो 12% 15% कमीशन रिसीव करता है, और टोटल सेल्स मेड बाय देम, जितने भी सेल्स करती है उसमें से 12% और 15% उसे कमीशन मिलता है। कविता गेट्स एन एडिशनल बोनस ऑफ 3% एंड कल्याणी 5% ऑन सेल्स एबव 20,000। 20,000 के ऊपर जितने भी सेल्स करते हैं उसमें 3% एक्स्ट्रा कविता को और कल्याणी को 5% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। इफ
इफ द डिफरेंस इन द टोटल इनकम ऑफ बोथ कविता एंड कल्याणी इज 7600, अगर कविता और कल्याणी के इनकम में डिफरेंस कितना है 7600 का है, तो टोटल इनकम ऑफ कविता, हमें कविता का टोटल इनकम पूछा है, ठीक है, कविता का हमें टोटल इनकम पूछा है। अब यहाँ पे देखो, अगर 20,000 के नीचे सेल करता है तो कविता को मिलते हैं 12% बोनस और कल्याणी को मिलता है 15%, लेकिन जैसे 20,000 के ऊपर गए तो इसको 3% एक्स्ट्रा मिलता है कविता को, और कल्याणी को 5% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक। तो हमें कविता का इनकम पूछा गया, कितना वो कमीशन कमाती है, हमें ये पूछा गया कितना कमीशन वो अर्न करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो 20,000 के नीचे उसे कितना मिलता है, ये कविता है और ये है कल्याणी, ठीक है। कविता को 20% से नीचे में कितना मिलता है 12%, और जब 20% से ऊपर करती है तो कितना मिलता है 3% एक्स्ट्रा, इसे कितना मिलता है 15%, और 20% से ऊपर करती है तो कितना मिल जाता है 20% से ऊपर करती है तो 5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये क्या है, जब ये ग्रेटर देन 20,000 का, 5% कब है, जब ग्रेटर देन 20,000 से ज़्यादा का जब सेल कर देती है तो उसे इतना मिलता है, ठीक है। और जो दोनों के इनकम में डिफरेंस कितना है 7600 का, ठीक है। तो मान लो जो 3% 20,000 के ऊपर मिल रहा है, तो सपोज हमने क्या किया कि मान लो 20,000 के नीचे भी 3% मिल रहा है, ठीक है, हमने ये निकाल लिया कि 20,000 का 3%, 20,000 का 3% कितना निकल गया 600 रुपया। तो मान लो 20,000 के ऊपर सेल करने पे 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमने मान लिया कि 20,000 के नीचे भी सेल करने पे इसे 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल क्या 600 एक्स्ट्रा मिलेगा। और इस पे क्या है 20,000 के नीचे सेल करने पे, ऊपर सेल करने पे 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमने मान लिया कि 20,000 के नीचे सेल करने पे भी ये 5% मिल रहा है, तो हमने 20% का 5% निकाल दिया 20,000 का, तो ये निकल गया 1,000 रुपया। अगर इन दोनों को 20,000 के नीचे सेल करने पे भी वो एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलता है जो 3% और 5% है, तो इनकम में डिफरेंस कितना होता है, अभी डिफरेंस कितना है 600 और 1,000, ये कितना 400 का डिफरेंस हो गया, और पहले इनकम में डिफरेंस कितना था 7600 का, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाता, डिफरेंस ऑफ इनकम कितना हो जाता 7600, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 400 प्लस 400 बराबर कितना हो गया 8,000। अब देखो, अगर 20,000 के नीचे भी इसको 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है और इसको 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है 20% के नीचे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनकम 8,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो देखो 20,000 के ऊपर तो 12% प्लस 3% मिल रहा था, और 20,000 के ऊपर कल्याणी को 15% प्लस 5% मिल रहा था। अब 20,000 के नीचे भी हमने 3 ऐड कर दिया, 20,000 के नीचे भी हमने कल्याणी का 5 ऐड कर दिया, तो इसके टोटल इनकम कितने हो गए 15%, और इसके टोटल इनकम कितना हो गए 20%, टोटल इनकम पे हो गया, जितना भी सेल कर रहा है उस पर कमीशन उसको 20% मिल रहा है और इससे 15% मिल रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ कमीशन कितना है 5%, डिफरेंस ऑफ कमीशन कितना है 5%, और डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है 8,000, तो ये दोनों इक्वल होगा, जो कमीशन है वही तो इनका इनकम है, और दोनों कमीशन का डिफरेंस कितना है 5%, और कमीशन का इनकम कितना है 8,000, तो ये इक्वल हो गया, तो 1% किसके इक्वल हो गया 1600, तो 100% किसके इक्वल हो गया 1,60,000। ये हमारा क्या है टोटल सेल, ये हमारा क्या निकला है टोटल सेल हुआ हमारा 1,60,000 का, ठीक है, टोटल 1,60,000 का सेल हो गया। अब हमें पूछा गया कविता का इनकम, तो कविता कितना कमीशन अर्न कर रही है 12% प्लस 3% टोटल पे, अगर नहीं 20,000 के ऊपर 15% और 20,000 के नीचे 12%, हमने टोटल निकाल दिया, मान लो 1,60,000 का 12 3 15% हमने निकाल दिया, ठीक है, 1,60,000 का हमने 15% निकाल दिया, 2 0 चला गया, तो ये हमारा कितना हो गया 16 इंटू 15, ये हो गया 24,000, ये 24,000 हो गया। अगर टोटल सेल हो रहा है 1,60,000 का, तो उसमें 15% अगर कमीशन मिल रहा है तो 24,000, लेकिन हमें क्या बोला गया 20,000 के नीचे 12% ही कमीशन मिलता है, और 20,000 के ऊपर 3% एक्स्ट्रा मिलता है, तो हम क्या 20,000 का 3% निकाल देंगे, 20,000 का 3%, ये कितना निकल गया हमारा 600 निकल गया। तो 20,000 का जो 3% है वो तो हमें नहीं मिल रहा है, तो मतलब 24,000 में 600 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 23,400, ये हमारा टोटल उसका इनकम हो गया कविता का,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 23,400। ठीक है, समझ आ गया हो, क्योंकि 1,60,000 पे मान लो कविता कितना कमीशन मिल रहा है, 15,000, सॉरी 12%, 20,000 के नीचे, और 20,000 से ऊपर सेल करेगी तो 15%। तो हमने टोटल का 15% निकाल दिया, 24,000, 24,000 निकल गया। और 20,000 के नीचे क्या 3% निकाल दिया, जो कि 20,000 का 3% कितना हो गया, 600 रुपया। ये तो हमें नहीं मिल रहा, 20,000 के नीचे का कितना 12% कमीशन मिल रहा है। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो गया, 24,000 माइनस 600 बराबर 23,400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया कि गीता बाय एन अपार्टमेंट एंड पे द EMI फॉर इट, हिज मंथली इनकम इज 80,000, उसका मंथली इनकम क्या 80,000 है। शी स्पेंड 15% ऑन हर चिल्ड्रेन एजुकेशन, 40% ऑन हाउस होल्ड कॉस्ट एंड 10% टू GPF एंड सेव 15% इन सेविंग अकाउंट एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट एज एन EMI। वो 15% चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च करती है, 40% हाउस होल्ड के कामों में, और 10% GPF में सेव करती है, और 15% बैंक अकाउंट में सेव करती है, और जो बाकी बचा है वो EMI पे करती है। तो वह EMI कितना पे करती है वो हमें पूछा गया है। टोटल इनकम कितना उसका 80,000, 80,000 इनकम है। ठीक है, 15% किसे चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च कर रही है, 15 प्लस 40 प्लस 10 50, और 15 65, 5 70 10 80, 80% तो उसके कुल मिला जुला खर्च हो जा रहे हैं, क्योंकि जो बचा रहा बैंक अकाउंट में वो भी तो खर्च ही है एक तरफ से। तो उसके पास बचे कितने, 80% तो टोटल खर्च हो गए, तो बचे से कितने 20%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, 80,000 का 20% क्या हो जाएगा 1/5, तो ये जाएगा 16,000। ये क्या है उसका, ये इतने का क्या वो EMI पे करेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, भवानी स्पेंड 15% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, 15% चिल्ड्रेन एजुकेशन में खर्च कर रहा है। ठीक है, 20% ऑन फूड, 20% फूड में खर्च कर रहा है। जो रिमेनिंग जो बच जाता है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, जो बच जाता है उसका 40% ही स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंस ही वॉज लेफ्ट विथ ए बैलेंस ऑफ 10,257। ये क्या है 10,257 है। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ भवानी, हमें मंथली इनकम ऑफ भवानी पूछा गया। क्या करते हैं, कोई भी मान लो कोई भी मंथली इनकम है, मान लो भवानी का X है। ठीक है, तो 15% और 20% वो खर्च कर रहा है, फिर जो बच जाता है उसमें से 40% और 30% खर्च करता है, और फिर जो बच जाता है वो क्या है 10,257 रुपये के इक्वल है। तो मंथली इनकम क्या है, मान लो हमने मंथली इनकम X मान लिया। ठीक है, इसमें कितना खर्च कर रहा है, 15% वो कर रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, और 20% कर रहा है फूड पे, मतलब क्या 35% खर्च कर रहा है। तो बचा उसके पास कितना 65%। यहाँ क्या बोल रहा है रिमेनिंग, द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना 35% तो खर्च हो गए, 20 प्लस 15 35 खर्च हो गए, तो बचा कितना 65। अब जो इस बचे में से 40% ही स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 40 30 70% स्पेंड कर दे रहा है। तो अब उस जो बचे में से 70% स्पेंड कर रहा है, मतलब बचे में से कितना बच रहा है 30%, मतलब 3/10, और ये किसके इक्वल है 10,257। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे, 2 पचे 10 और 13 पचे 65, यहाँ से काट दो, 13 सत्ती 91, और हो गया इधर 9 2 11, 13 सत्ती 91 हो गया, यहाँ पे बच गया हमारा 11 बचा, 115 बच गया, और 13 अठी 104, 11 बचा, 13 9 117। ठीक है, 3 में बार में इसे काट दो, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 तिया 9, एक्स कितना हो जाएगा हमारा 263 इंटू 200, दैट इज 3 2 6 6 2 12, 1 2 2 4 5 5 2 6 00। ये हमारा क्या है उसका इनकम है भवानी का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें क्वेश्चन का पूछा गया SSC CPO 9 नवंबर 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 27%, इनकम टैक्स है वो क्या 27% इंक्रीज, और नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 3%। व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स का रेट पूछा गया। तो एक सिंपल चीज यहाँ से आप समझो कि देखो जितना टैक्स बढ़ेगा, मान लो मेरा 100 रुपया इनकम है, ठीक है 100 रुपया इनकम है,
इसमें मेरा 80 रुपया सेव हो रहा है, 20 रुपया टैक्स मेरा कट गया। ठीक, 100 रुपया मेरा इनकम था, 20 रुपया टैक्स कटा, ये हमारा टैक्स था, और 80 रुपया सेविंग था। जैसे मान लो हमने टैक्स 10 रुपया और बढ़ा दिया, जैसे हमने टैक्स 10 रुपये बढ़ा तो सेविंग में हमारा क्या 10 रुपये का डिक्रीज हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेट इनकम के। मान लो जैसे हम टैक्स बढ़ाएं नेट इनकम हमारा डिक्रीज कर गया, और कितना डिक्रीज किया, जितना हमारा टैक्स बढ़ा उतना ही हमारा नेट इनकम डिक्रीज किया। जैसे 10 यहाँ टैक्स बढ़ा तो हमारा 10 यहाँ नेट इनकम हमारा डिक्रीज कर गया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इनकम टैक्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है 27% से, और नेट इनकम क्या रिड्यूस कर रहा है 3% से। तो ये हमारा क्या है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किससे इंक्रीज किया 27% से, और नेट इनकम किससे डिक्रीज किया 3% से। तो नेट इनकम में कितना डिक्रीज हो रहा है 3%, और इनकम टैक्स में कितना इंक्रीज हो रहा है 70%। तो जो इसका जो वैल्यू आएगा, जो रॉ वैल्यू का, ये दोनों इक्वल हो गए नहीं। यही तो मैंने आपको अभी पहले बताया कि टैक्स में जितना बढ़ेगा वही नेट इनकम में हमारा डिक्रीज आएगा। तो इनकम टैक्स में जितना बढ़ा वही हमारा नेट इनकम में डिक्रीज आएगा। तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है टैक्स है, और ये हमारा क्या है नेट इनकम है। ये हमारा क्या हो गया नेट इनकम। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 कर दो, तो ये हमारा 1:9। अब देखो टैक्स हमारा इतना है, नेट इनकम इतना है, हमें क्या पूछा गया रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो टैक्स हमारा क्या है 1, और इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट, टोटल इनकम पे कैलकुलेट करते हैं। नेट इनकम हमारा 9 है, टैक्स इतना है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा 10। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10% हमारा क्या है इनकम टैक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, एज ए रिजल्ट अ पर्सन टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 12% while his net income decreased by 3%. What is the new tax rate? क्या बोला गया कि कोई भी पर्सन क्या है उसका टैक्स लाइबिलिटी 12% से इंक्रीज करता है, और नेट इनकम 3% से डिक्रीज करता है। जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि नेट इनकम में जितना डिक्रीज करेगा, टैक्स जितना इंक्रीज करेगा, नेट इनकम हमारा उतना डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें न्यू टैक्स रेट हमें पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया न्यू टैक्स रेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा टैक्स कितना इंक्रीज कर रहा है 12%, तो नेट इनकम कितना डिक्रीज करेगा 3% पे। तो टैक्स बाय नेट इनकम, टैक्स हमारा क्या है 3, नेट इनकम 12, ये क्या है 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब हमें क्या है रेट निकालना है, इनकम टैक्स रेट। टैक्स हमारा क्या है 1, और टोटल इनकम क्या है 5 × 100, ये हमारा क्या हो गया 20%। 20% है, लेकिन हमें क्या पूछा गया न्यू टैक्स रेट। ये तो हमारा पुराना टैक्स रेट था 20%। अब जब हम 12% टैक्स इंक्रीज हुआ तो हमारा न्यू टैक्स रेट क्या होगा। तो हमारा पुराना क्या था 20% प्लस 20 का 12%, 12% ही तो टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं हमें। तो ये हमारा हो जाएगा 20 25 100, और ये 2.4, दैट इज 22.4% हमारा क्या है न्यू टैक्स रेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 1/10 ऑफ द टोटल कॉफी आर स्पॉइल्ड। 1/10 और टोटल टॉफी जो स्पॉइल कहता है। द रिमेनिंग 35% इज गिवन टू एस, जो बचा हुआ 35% है वो एस को दिया जाता है। 1/8 ऑफ द टोटल टॉफीज आर गिवन टू एन, जितने भी टॉफी उसमें 1/8 क्या है एन को दिया जाता है। इफ द टॉफी नियर एन आर 10 मोर देन द बैड टॉफी, बैड टॉफी मतलब स्पॉइल टॉफी, ये जो स्पॉइल टॉफी में क्वेश्चन में बोला गया ना वही, कि जो एन के पास जो टॉफी है वो स्पॉइल टॉफी से 10 ज्यादा है। हाउ मेनी टॉफीज वेयर गिवन टू एस, एस को कितने टॉफीज दिए गए ये हमें बताने हैं। ठीक है, एस को कितने टॉफीज दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया। हाँ, कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है। कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन के पास टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है तो एस को कितनी टॉफियां दी गई। ठीक है, तो मान लो टोटल टॉफी हम कितना मान लेते हैं, ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, बट
अगर हम कुछ भी मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखो 1/10 है, ये क्या है 1/10 है, 35% है, 35% को हम ऐसे लिख सकते हैं 35/100, 7/20 ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ बचा 1/8। तो ये नीचे तीनों का ना एलसीएम ले लेते हैं, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम लेके हम वही हम मान लेते हैं कि हमने शुरू में इतनी टॉफी है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम हमने मान लिया 200। सपोज हमने मान लिया कि इनिशियली लेट कि 200 टॉफियां थी, ठीक है, शुरू में हमने मान लिया कि 200 टॉफियां थी। अब क्या बोला गया 1/10 ऑफ द टोटल टॉफी आर स्पॉइल्ड, 1/10 ये स्पॉइल्ड टॉफी है। तो स्पॉइल्ड टॉफी कितना हो गया 1/10, इसका निकालेंगे तो 20, ये हमारा क्या स्पॉइल्ड टॉफी है। द रिमेनिंग 35% इज गिवन टू एस, तो एस को कितना दिया गया 35%। द रिमेनिंग 35% इज गिवन टू, रिमेनिंग कितना बच गया 180। अगर हमने 200 में 20 निकाल दिया, सॉरी यहाँ हम ये ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये 20 है, यहाँ पे 20 बर्बाद हो गया। अब उसमें से कितना बचा 180 बचा 20 बर्बाद हो गया तो 180 बचा। अब क्या बोला 180 में जो 35% है वो एस को दिया जाता है, तो 180 का हमने 35% निकाल दिया, तो ये 10 चला गया, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 2 9 18, 9 सती 63, 63 टॉफी था, हमने एस को दे दिया, एस को हमने दे दिया कितना 63 टॉफी दे दिया, ठीक है। और 1/8 ऑफ द टोटल टॉफी आर गिवन टू एन। अब एन को हमने कितना दिया, एन को कितना दिया टोटल टॉफी का 1/8, 1/8 निकाल देंगे तो 8 दूना 16 और 4 8 पचे 40, 25 टॉफी हमने दे दिया एन को, ठीक है। अब क्या बोला गया इफ द टॉफी नियर एन आर 10 मोर देन बेड टॉफी, जो एन के पास टॉफी है वो 10 ज्यादा है स्पॉइल्ड टॉफी से, तो ये जो टॉफी है ये कितना बचा हमारा 5 यूनिट, 5 यूनिट से डिफरेंस, और ये किसके इक्वल है 10 टॉफी के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 2 टॉफी के 1 यूनिट 2 टॉफी के इक्वल हो गया। देन हाउ मेनी टॉफी वर गिवन टू एस, एस को कितना टॉफी दिया गया 63 इंटू 2, एस को कितना 63 दिया, 63 इंटू 2 दैट इज 126 टॉफी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि रवि इनिशियली हैड a certain number of chocolate while भानु इनिशियली हैड 80% of the number of chocolate रवि हैड। रवि के पास शुरू में कुछ चॉकलेट थे और भानु के पास 80, रवि के जितने चॉकलेट थे उसके 80% था, ठीक। भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट रवि हैड, ठीक। रवि गैव 10% ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज सिस्टर, रवि ने 10% ऑफ चॉकलेट अपनी बहन को दे दिया, ठीक। वाइल भानु रिसीव 35% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ही इनिशियली रिसीव फ्रॉम द अंकल, भानु कितना रिसीव किया 35% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ही इनिशियली रिसीव फ्रॉम द अंकल, उसके पास शुरू में जितने चॉकलेट थे उसका 35% और उसे मिला। इफ भानु इवेंचुअली हैड 54 चॉकलेट, अगर लास्ट में भानु के पास 54 चॉकलेट बचे तो रवि ने अपनी बहन को कितने चॉकलेट दिए, ये हमें पूछा है। क्या क्वेश्चन था ये पूछा गया है CHSL में 9 अगस्त को 2023 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो कितना लेंदी है क्वेश्चन, है इजी बट थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी कर दिया। क्या बोला गया कि भानु के पास कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट थे, तो रवि के पास जितना चॉकलेट था शुरू में उसने 10% अपनी बहन को दे दिया, और भानु के पास जितना चॉकलेट था, भानु के पास जितना चॉकलेट था उसने नंबर का 35% उसे और मिला उसके अंकल से। मान लो भानु के पास कुछ चॉकलेट होगा शुरू में, उसका 35% और मिला उसे उसके अंकल से, और उसके बाद मिला जुला के उसका टोटल हो गया 54 चॉकलेट। तो रवि ने जो बहन को कितने चॉकलेट दिया हमें ये पूछा गया, ठीक है। ये है रवि और ये है भानु, ठीक है। भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट रवि हैड, मान लो रवि को 100 चॉकलेट था तो 80% किसके पास है भानु के पास, ठीक। और रवि 10% चॉकलेट अपनी बहन को देता है, मतलब 10% चॉकलेट अपनी बहन को देता है, ठीक है, जितना रवि के पास था उसका 10% वो अपनी बहन को दे देता है, तो उसके पास अब कितना बचता है 90 चॉकलेट बचता है, अपनी बहन को दे दिया उसने 10 चॉकलेट, ठीक है, 90 चॉकलेट बचा। इसके बाद क्या बोला गया वाइल भानु रिसीव 35% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ही इनिशियली रिसीव फ्रॉम हिज अंकल,
जितना उसके पास शुरू में चॉकलेट था कितना 80, उसका 35% उसे अपने अंकल से मिला। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 चक 28। तो 28 मिला उसे अंकल से, रिसीव्ड फ्रॉम अंकल। तो ये टोटल इसके पास कितने चॉकलेट हो गए? 108 चॉकलेट हो गए। 108 चॉकलेट हो गए, ये हमने माना है, लेट हमने माना है कि 100 चॉकलेट थे। तो 108 यूनिट हो गए, 108 यूनिट के इक्वल हो गए। और ये किसके इक्वल है? क्या बोला गया? भानु को अंत में कितना 54 चॉकलेट मिलते हैं। तो ये किसके है? 54 चॉकलेट के अंदर। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 1/2 के इक्वल हो गया। एक यूनिट कितना हो गया? 1/2 के इक्वल हो गया। अब हमें क्या पूछा गया कि उसकी सिस्टर को कितने चॉकलेट मिले। उसके सिस्टर को कितना मिला था? यहाँ पे 10 यूनिट, 10 यूनिट मिला था। तो 10 इंटू 1/2 दैट इज 5 चॉकलेट उसको उसे उसके सिस्टर को मिला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। व्हेन प्लेइंग कार्ड्स अ पर्सन लॉस 75% of money in the first round, 75% of the remaining in the second round, and 75% of remaining in the third round. If he has 100 rupees left, how much money did he have in the beginning? मान लो कोई कार्ड्स खेल रहा था, ठीक है, शुरू में। तो सबसे पहले वो 70 जितने भी पैसे थे उसका 75% लॉस करता है। फिर उसके बाद जो बचे उसमें 75% लॉस करता है। फिर जो बचे उसमें 75% लॉस करता है। और लास्ट में उसके पास कितना बच जाता है? 100 रुपया। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे हमें ये पूछा गया। मान लो उसके पास शुरू में क्या था? एक्स रुपया था, एक्स रुपया था, उसमें 75% वो लॉस कर गया। 75% क्या होता है? 3/4, 3/4 वो हार गया। तो बचा कितना? 1/4। ठीक है, ये बचा था। उसके बाद क्या? फिर 75% हार गया। फिर उसके बाद 75% बचा, मतलब इतने में से, इस वाले अमाउंट में से 75% फिर वो हार गया। तो इतने में से फिर उसके पास कितना बचा? 1/4। फिर वो उतने में से 75% हार गया। तो फिर उसके पास कितना बचा? 1/4। और ये जो बचा हुआ वो किसके इक्वल है? 100 रुपये के इक्वल है। तो ये हमारा 100 रुपये के इक्वल हो गया। तो एक्स की कितना हो गया? 4 16 4 चक 16 चक 64, 64 100। शुरू में उसके पास कितने पैसे थे? 64 100। तो हारते हारते उसके पास कितने बच गए? 100 रुपये। ठीक है, ये हमारा फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया 27 जून 2023 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। ये हमें पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। ये ए इज 80% मोर देन बी, ये क्या 80% ज़्यादा है बी से। एंड सी इज 48:4/7% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। सी इज परसेंट लेस देन ए, सी कितना परसेंट लेस है ये से पूछा गया। ठीक है, पहले हम इसका फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। तो 48 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या जाएगा? 8 7 56, 6 5 7 चक 28, 7 चक 28, 5 33, और प्लस 4 जुड़ेगा तो यहाँ 340/7 इंटू 1/100, ये हो गया, जीरो कट गया। ये हमारा चल गया 5 दूना 10, 17 दूना 34, ये हमारा क्या है? 17/35 है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू क्या हो गया? 17/35 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है बी है, ये क्या बोला गया? 80% मोर देन बी। मान लो बी क्या है? 5 है। 80% क्या होता है? 4/5 होता है। तो मान लो अगर ये बी 5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 4 9 हो जाएगा, क्योंकि 80% ज़्यादा है। मान लो ये 90 मान लिया हमने और ये 50 मान लिया। ठीक है, बात तो सेम हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला गया? जो ए प्लस बी है और ये सी है, तो जो सी का वैल्यू है 48/4/7% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए बी एंड बी क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और इसका कितना लेस है? 48/4/7, तो ये कितना? 17/35। तो 35 में 17 लेस है, मतलब 140 का 18/35 है सी। सी इज इक्वल टू, तो वही हुआ। अगर 48/4/7% लेस है मतलब 17/35, 35 में 17 लेस है मतलब 18/35 हो गया। तो 35 चक है और 18 चक 72, तो सी हमारा किसके इक्वल हो गया? 72 के इक्वल हो गया। ठीक है,
तो हमें पूछा गया सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए से कितना लेस है सी। तो सी कितना लेस है, यहाँ पे क्या आ गया 18, 18 लेस है कितने में से 90 में से, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 पचे 90 और ये 20%, 20% लेस है। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया, अ नंबर ए इज इक्वल टू 5, नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द थर्ड नंबर, सी 22% ऑफ द नंबर बी। अरे ये क्वेश्चन कुछ ना अलग है, इसका ना हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये शायद इंग्लिश में ना क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसका हम हिंदी में कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे दिया 11/5। अच्छा इसका हिंदी वाला ठीक है। ठीक है, ये वाला आप मत पढ़ना, हिंदी वाले से कर लेता हूँ। एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। ठीक है, क्या बोला, ए का जो 11/5 है वो बी के 22% के इक्वल है, और जो बी है वो तीसरी संख्या सी के 2.5% के इक्वल है, और सी का मान 5500 है। तो हमें ए का 80% और बी का 40% का सम पूछा है, ए का 80% और बी का 40% का सम पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम वैसे करते हैं। 11/5, ए का 11/5 इज इक्वल टू बी का 22%, 11 दूना 22 और 5 20 में 100, 5 2 10, 1/10 हो गया। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 1/10 हो गया, यहाँ से ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया, जो बी है वो किसके इक्वल है, सी के 2.5% का। सी हमारा क्या है 5500, और इसका 2.5% इसी के इक्वल तो है, 55 इंटू 25। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 25 और ये हो गया 25 25, 5 दूना 10 35 और 2 37, 7 3 5 दूना 10 3 13। डेसिमल क्या है 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा दें, तो बी का वैल्यू हमारा निकल गया 137.5। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या है हमारा 137.5/10, तो ये हमारा हो जाएगा 13.75, हमारा ये निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ निकल गया, बी का वैल्यू यहाँ निकल गया। अब हमें पूछा गया कि ए का 80% निकालना है और बी का 40%, तो ये हमारा कितना है 13.75% इंटू 4/5, 80% तो ही होता है, और बी क्या है हमारा 137.5, और इसका क्या निकालना है 40%, 40% क्या होता है 2/5, ये काट दो, 5 दूना 10, 5 7 35 बचे 25, तो ये हमारा हो गया 2.75 इंटू 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 से इसे काट दें, 5 दूना 10, 5 7 35, 27.5 इंटू 2 दैट इज 27 और 1 55, ये हमारा टोटल कितने किसके इक्वल हो गया 66 के इक्वल हो गया। 66 ऑप्शन में कहा, ये डी हमारा आंसर। सिंपल, कुछ नहीं था, जो जो क्वेश्चन में बोला गया वही हमें करना था, तो वहां से इसमें कुछ नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन था इसमें। ठीक है, ये हमें पूछा गया एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन हमें पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन अ फैक्ट्री विथ 400 एम्प्लॉय, कोई फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉय, द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय इज 5:3, मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया है, मेल और फीमेल का। इफ 87.5% ऑफ द फैक्ट्री एम्प्लॉय आर रेगुलर एम्प्लॉय, 87.5% जो एम्प्लॉय है वो क्या है रेगुलर है, और जो मेल में 92% है एम्प्लॉय वो है रेगुलर, जो मेल का 92% एम्प्लॉय है वो रेगुलर है। देन परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर रेगुलर एम्प्लॉय, मेल का 92% हमें रेगुलर एम्प्लॉय, तो फीमेल का जो फीमेल एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय जो रेगुलर है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना है 400 एम्प्लॉय, 400 एम्प्लॉय दिया है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, मेल और फीमेल, मेल का रेशियो क्या है 5:3,
3, 5 3 8, 8 5 40, 50, तो ये क्या हो गया 250 हो गया, और ये हो गया 50 और 50 दिया 150, ठीक है। 5:3 रेशियो में है ना, तो 5 3 8, 8 को डिवाइड करके 50 बार में गया, 50 25 और 5 दिया 15, 150 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब इसमें क्या है, ये जो मेल एम्प्लॉय इसमें कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर है, इसमें भी कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 87.5% ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय आर रेगुलर, जितने भी टोटल एम्प्लॉय हैं उसमें से 87.5% क्या है रेगुलर एम्प्लॉय। 87.5 कितना हो जाएगा, 12.5 कितना होता है, 12.5% इज इक्वल टू, ये मैंने पढ़ाया था 1/8, तो 87.5% क्या हो जाएगा 7/8, क्योंकि 100 में जब हम 12.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87.5% ही आएगा। 100 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 माइनस 1/8 7/8 हो जाएगा, तो 400 इंटू 7/8, तो ये हो जाएगा हमारा 750 एम्प्लॉय। 750 एम्प्लॉय जो हमारा क्या है रेगुलर एम्प्लॉय है, 350 एम्प्लॉय हमारा क्या है रेगुलर एम्प्लॉय है, ठीक है। अब देखो, अब बोला गया 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर। 90 हमारा मेल एम्प्लॉय कितना है टोटल 250 मेल एम्प्लॉय, और इसका 92% हमारा क्या है रेगुलर है, तो 1010 गया, 2 5 10 और 5 25, ये हो गया 46 दुना 92, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 6 5 30 0 3 5 20 3 23, 230 एम्प्लॉय हमारा क्या है 230 मेल रेगुलर, ये क्या है 230 मेल एम्प्लॉय जो है रेगुलर है, और टोटल एम्प्लॉय कितने रेगुलर है 350, तो इसमें कितने बच गए 70 50 120, तो 120 जो फीमेल एम्प्लॉय हैं वो हमारे रेगुलर होंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या 120 फीमेल एम्प्लॉय हैं रेगुलर, और टोटल फीमेल एम्प्लॉय क्या है 150, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1010 चला गया, 3 पचे 15, 2 पचे 10 और 3 चक 3 40 120, 40 दूना 80%, तो 80% फीमेल एम्प्लॉय है वो है रेगुलर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज इतना इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, इसे 1 से 2 बार पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें बोल क्या रहा है। एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया कि फ्रॉम 2020 टू 2021, 2020 से 2021 में कोई भी कंट्री है ए, उसका पॉपुलेशन क्या P% से डिक्रीज कर रहा है। कोई भी कंट्री ये है, मान लो 2020 में कुछ पॉपुलेशन था P% से डिक्रीज कर गया 2021 में। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी, कोई भी कंट्री बी है, उसका जो पॉपुलेशन है वो Q% से डिक्रीज कर रहा। कोई भी बी कंट्री है उसका Q% से पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा। इसके बाद है जो P है, जो परसेंटेज है, जो शुरू कंट्री ए का जो P है वो ग्रेटर देन है Q से, जो भी कंट्री ए में डिक्रीज कर रहा है वो ज्यादा डिक्रीज कर रहा होगा कंट्री बी से, ठीक है, ये हमें दे दिया कंडीशन। इसके बाद क्या बोला गया, लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू दैट कंट्री बी इन द गिवन ईयर। मान लो एक्स है कोई रेशियो है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू कंट्री बी, कंट्री ए और कंट्री बी का रेशियो है एक्स, ठीक है, वो इन द गिवन ईयर मतलब 2020, देन बाय व्हाट परसेंट डिड एक्स डिक्रीज फ्रॉम 2020 टू 2021, तो जो हमारा रेशियो है कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा 2020 से 21 में, 2020 से 2021 में जो हमारा 2020 से 2021 में जो हमारा रेशियो है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन क्या है, टाउन ऑफ ए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी है, वो हमारा कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा रेशियो, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। पी और क्यू में आंसर है। अब यहाँ देखो P% डिक्रीज कर रहा है और यहाँ क्या Q% डिक्रीज कर रहा है। अब P तो हमें पता नहीं है, अगर हम P से कैलकुलेशन करें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम P की जगह कुछ भी मान लेते हैं, मान लो P% से डिक्रीज कर रहा है तो P की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, कुछ भी डिक्रीज कर रहा है, तो हमने मान लिया कंट्री ए में, ये कंट्री ए में है, ठीक है, और ये कंट्री बी में, ठीक है। तो कंट्री ए का हमने मान लिया 40% से डिक्रीज किया, ठीक, 40% डिक्रीज किया,
एक मिनट इसे ना सही से लिख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे कंट्री ए का हम बात कर रहे हैं। कंट्री ए का मान लो जो क्या बोल रहा है, पी परसेंट से डिग्री कर रहा है। पी हमने मान लिया लेट सपोज 40%, पी हमने मान लिया 40%, क्योंकि पी ग्रेटर देन क्यू है। और बी का मान लिया क्यू परसेंट से डिग्री कर रहे हैं, मान लिया हमने 20%, सपोज 20% है यहाँ पे क्यू, ठीक है, ये हमने 20%। अब ये वाले जो पी और क्यू है ना, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व करने के बाद हम पी और क्यू के यहाँ ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे, फिर हमारा ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो पी 40% से डिग्री कर रहा, क्यू हमने मान लिया लेट क्यू इज इक्वल टू 20%, ठीक। अब क्या बोला गया कि ये कंट्री ए का जो पॉपुलेशन है वो पी परसेंट से डिग्री कर रहा है। पी हमने 40% मान लिया, मतलब अगर पॉपुलेशन 5 था, 40% क्या होता है 2/5 होता है, तो हमने अब पॉपुलेशन हो गया 3। क्यू क्या था, पहले 5 था, तो अब हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया 4, क्योंकि 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। और जो एक्स हमारा क्या है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ए टू बी, जो हमारा एक्स है वो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ ए टू बी। तो ये क्या था हमारा पी 5 था, मान लो हमने 5 माना था, 5 था, और इसका भी 5, तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या है, ये हमारा क्या था 2020 का, ये हमारा 2020 का था। अब 2021 में क्या हो गया, 2021 में एक्स क्या हो गया, 5 से घट के 3 हो गया, और ये 5 से घट के कितना हो गया 3/4। तो हमारा 2021 में एक्स कितना हो गया 3/4। अब हमें पूछा गया बाय व्हाट परसेंट डिड एक्स डिक्रीज फ्रॉम 2020 से 21, 2020 से 21 में कितना परसेंट से डिक्रीज किया, तो कितना डिक्रीज किया 1 - 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 से डिक्रीज किया, तो 1/4 से डिक्रीज किया कितने में, पहले कितना था 1 इंटू 100, दैट इज ये कितनी 25% से डिक्रीज। तो हमारा कितना आंसर हो गया, बाय व्हाट परसेंट डिड एक्स डिक्रीज फ्रॉम 2020 से 21, तो 2020 से 21 में कितना डिक्रीज किया 25% से डिक्रीज किया, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन में तो आंसर क्या है 100 पी माइनस क्यू, 100 - क्यू, ऐसा आंसर है। तो अब हम क्या, जो हमने लेट किया था कि पी 40% है और क्यू 20% है, ये हम हर ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, और जो ऑप्शन का वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा 25% के इक्वल हो जाएगा, वही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले में पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो 100, पी हमने क्या माना था 40, और क्यू माना था हमने क्या 20, तो 40 - 20 20 हो गया। नीचे क्या है 100 - क्यू, 100 क्यू हमने क्या माना था 20, 100 - 20 80। अब यहाँ 20 चक 80 और 4 25 है 50, तो ये हमारा क्या पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा आंसर क्या है ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्ट पी और क्यू लेट करके मानोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमने पी और क्यू की जगह कुछ भी अपने मन से वैल्यू मान लिया, और वही वैल्यू हमने ऑप्शन में पुट कर दिया, तो वहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट पानी पी रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे क्या बोला गया, इन अ कंपनी 35% ऑफ द एम्प्लॉय आर फ्रॉम या साइंस बैकग्राउंड, जो कोई भी कंपनी में है जो 35% जो एम्प्लॉय है वो साइंस बैकग्राउंड से है, और 1/5 आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, जो 1/5 है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ठीक है। द रेस्ट आर एदर इलिटरेट और हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, जो बाकी बच्चे उसमें या तो वो तो कॉमर्स बैकग्राउंड है या तो इलिटरेट है, जो बाकी बच्चे। द नंबर ऑफ इलिटरेट इज 300 ऑफ विच 1/2 आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, जो नंबर ऑफ इलिटरेट कितना है 300, और उसका 1/2 जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। हाउ मैनी एम्प्लॉय आर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से कितने एम्प्लॉय, ये हमें पूछा गया, ये हमें कब क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2019 को क्वेश्चन है, ठीक है। वो हिंदी पढ़ लेते। एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से है और 1/5 कला पृष्ठभूमि से है, बाकी या तो अशिक्षित हैं या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। अशिक्षितों की संख्या 300 है, जो वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/5
2 है। ये यहाँ पे ना इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है, ये वाले सेंटेंस में ना थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये आप हटा देना, ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ये लाइन काट दे रहा हूँ, ये लाइन आप यहाँ पे पढ़ देना, बाकी तो ठीक है, बस ये लाइन का गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो बाकी लाइन ठीक है, बस ये लाइन आप काट देना ऐसा, ये लाइन काट देना, ये लाइन आप हिंदी में पढ़ लेना। तो कितने कर्मचारी विज्ञान या क्लास पृष्ठभूमि से, मतलब साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से कितने एम्प्लॉय, ये हमें पूछा गया है। मान लो हमने लेट करा कि 100 एम्प्लॉय, ठीक है, उसमें से साइंस बैकग्राउंड के कितने हैं 35%, दैट इज 35 एम्प्लॉय, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो कितने हैं, आर्ट्स में 1/5 है, 1/5 आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो कितने हो गए ये 20 हो गए। अब जो बाकी बचे वो कितने हैं 30 और 35 और 20 कितने हो गए 55, बचे कितने हमारे 45, वो या तो इलिटरेट है या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से। ये जो 45 बचा हमारा वो कितना या तो इलिटरेट है या तो कॉमर्स, दो ही चीज दिया हुआ। लेकिन अब यहाँ पे देखो अशिक्षितों की संख्या जो इलिटरेट है वो कितने 300 है, जो वाणिज्य पर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उसके हाफ है, मतलब अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में 600 हैं तो इलिटरेट कितने हैं 300, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि जो इलिटरेट है वो कॉमर्स के 1/2 है, ठीक है। तो इलिटरेट कितना हो गया हमारा, इलिटरेट हो गया हमारा 300 लोग, 300 जो एम्प्लॉय हैं वो इलिटरेट हैं, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने हो जाएंगे, ये जो 300 है वो कॉमर्स के हाफ है, कॉमर्स में जितने भी पॉपुलेशन है उसका आधा कितना है 300, तो कॉमर्स में कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, तो टोटल टोटल कितना हो गया इलिटरेट और कॉमर्स मिला के हमारा 900 एम्प्लॉय हो गया, यही तो हुआ टोटल हमारा इलिटरेट और कॉमर्स मिला के कितना हो गया 900 एम्प्लॉय, और ये किसके यूनिट इक्वल है 45 यूनिट, 45 यूनिट इज इक्वल टू 900 एम्प्लॉय, ये क्या 45 यूनिट, 45 यूनिट इज इक्वल टू 900 एम्प्लॉय, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय हो गया। तो हमें पूछा गया हाउ मेनी एम्प्लॉय फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस और आर्ट्स से कितने 35 और 20 55, तो 55 यूनिट इज इक्वल टू 55 इंटू 20 दैट इज 1100 एम्प्लॉय। तो 1100 एम्प्लॉय ऐसे हैं या तो साइंस बैकग्राउंड के हैं या तो आर्ट्स बैकग्राउंड के, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमें कि विकास टूक 3 एग्जाम्स, उसने 3 एग्जाम दिया, विकास ने 3 एग्जामें दी, द मार्क्स ही ऑब्टेन इन 3 एग्जाम आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 3:5:6, उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किया 3:5:6 रेशियो में लगा। द मैक्सिमम मार्क्स ही ऑब्टेन इन द 3 एग्जाम आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:11:10, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो तीनों एग्जाम के वो 7:11:10 है, जैसे मान लो 500 नंबर का एग्जाम है, हमने मान लो 350 नंबर लाया, ठीक है, मान लो 500 नंबर का एग्जाम है, आपने 350 नंबर लाया, तो 500 जो 500 जो है वो कहलाएगा मैक्सिमम मार्क्स, और जो आपने 350 लाया वो है ऑब्टेंड नंबर, ठीक। इफ ही स्कोर्ड 50% ओवरऑल, अगर उसने 50% ओवरऑल स्कोर किया, इन हाउ मैनी एग्जाम डिड ही स्कोर मोर देन 50%, तो उसने कितने से एग्जाम में 50% से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने 7:11:10, मतलब 10 11 21 और 7 28 नंबर, सपोज मान लो 28 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट के मिला के, और उसने कितने स्कोर किए ओवरऑल 50%, मतलब 50% 1/2 मतलब 14 नंबर उसने स्कोर किए, 14 नंबर उसने स्कोर किया ओवरऑल, ओवरऑल इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 50% स्कोर करता है, 50% स्कोर करता है मतलब 14 नंबर वो लाता है ओवरऑल, और ओवरऑल नंबर क्या है हर सब्जेक्ट में 3:5:6, तो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में क्या 3:5:6, तीनों एग्जाम में क्या रेशियो गया 3:5:6, तो क्या 5 3 8 6 14, ये तो इसी के इक्वल हो गया, मान लो ओवरऑल स्कोर किया उसने 14 नंबर, और हर एग्जाम में उसने किया तीनों एग्जाम में क्या किया 3 और 5 और 6, तो ये इसके इक्वल हो गया, और इन तीनों एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 7:11:10 थे, ठीक। तो इसमें पूछा गया कितने एग्जाम में उसने 50% से ज़्यादा स्कोर किया, तो यहाँ पे देखो इसका 50% क्या हो जाएगा 7 का 50% 3.5 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, 11 का 50% कितना हो जाएगा 5.5, तो ये भी कम है,
और 10 का 50% कितना हो जाएगा 5, और इसने नंबर स्कोर किया 6, मतलब 50% से ज़्यादा स्कोर किया, मतलब इसने वन सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया। एन एग्जाम कंसिस्टेड ऑफ 2 पेपर ए एंड बी, ईच कैरिंग अ मैक्सिमम मार्क ऑफ 10। कोई भी एग्जाम है जिसमें 2 पेपर है, दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। हाउएवर द वेटेज असाइन टू पेपर ए एंड बी वेयर 2:1। लेकिन जो वेटिंग असाइन हुआ है, मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो ये 100 है, ठीक है, कोई भी 100 है, ये भी नंबर 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि ये कुछ भी करे मैं इसे 50% ही कंसिडर करूँ, और इसका बोल दिया कि मैं इसका 200% कंसिडर करूँगा। तो मतलब जब भी ये आएगा तो 200 नंबर आएगा, और जब भी ये आएगा तो 50 ही आएगा, क्योंकि बोल दिया कि हम इसका 50% कंसिडर करेंगे, इसका 200% कंसिडर करेंगे, तो ये 200 हो जाएगा। तो ऐसे ही बोला गया कि 2 सब्जेक्ट है, हर दोनों में 10-10 मैक्सिमम मार्क्स नंबर है, ठीक है, 2 पेपर हैं, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स है 10-10, लेकिन जो पेपर का वेटेज है वो 2:1 है, एक पेपर का डबल है और एक पेपर का सिंगल है, मतलब एक ही है। तो जिस पेपर का वेटेज डबल होगा उसका मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा 20। रिद्धि स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10 ऑन पेपर बी। पेपर बी में वह 10 में से 8 नंबर लाता है, और ओवरऑल वो कितना स्कोर करता है 70% ओवरऑल स्कोर करता है। देन हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 10 डिड सी गेट ऑन पेपर ए। तो पेपर ए में वह 10 में से कितने नंबर लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेपर ए था, ये बी था, ये 10 नंबर का था, ये भी 10 नंबर का था, लेकिन वेटेज कितना था, वेटेज क्या था 2:1। इसका 2 वेटेज था, 2 बार वेटेज था, इसका सिंगल बार वेटेज था, तो मतलब ये 20 नंबर हो गया, और इसका 10 नंबर ही रहा। 2 बार वेटेज और डबल वेटेज हुआ, मतलब ये 20 नंबर का हो गया, ठीक है। अब ये क्या स्कोर करता है 8 करता है, 10 में से कितना स्कोर करता है 8 स्कोर कर दिया इसने पेपर बी में। और ओवरऑल कितना किया 70%, ओवरऑल कितना है 30 नंबर है, 20 और 10 30 नंबर हो गया, और उसने ओवरऑल स्कोर किया 70%, मतलब 7/10, मतलब 21 नंबर ओवरऑल स्कोर किया। तो 21 में 8 नंबर तो उसने पेपर बी में स्कोर किया, पेपर बी में, तो बचे कितने 13 नंबर। वो किस में स्कोर किया उसने पेपर ए में, पेपर ए में स्कोर किया उसने 13 नंबर, जब उसका मार्क्स टोटल कितना था 20 नंबर का था। तो 10 नंबर में वो कितना स्कोर करेगा, 20 नंबर के पेपर में उसने 13 नंबर स्कोर किया, तो 10 नंबर के स्कोर में उसने कितना स्कोर करेगा आधा उसका 6.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेटेज डबल किया हमने, तो वेटेज डबल किया तो यहाँ 13 नंबर आ रहा है। जब हमारा उसका वेटेज हमारे शुरू में किया 10 नंबर, जब उसका मैक्सिमम मार्क 10 रहा 10 हो, तो उसने कितना स्कोर करेगा 6.5, हम 13 का आधा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है CGSL 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अ स्टूडेंट्स ग्रेड इज एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%। कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसका जो ओवरऑल ग्रेड जो एवेल्यूएट किया जाता है वो पहले इंटरनल टेस्ट से 30% वेटेज है, असाइनमेंट का 30% वेटेज है, एंड एक्सटर्नल एग्जाम का 40% वेटेज है, ठीक। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 90% ऑन द इंटरनल टेस्ट, जो 30% वेटेज था उसमें से उसने स्कोर कर दिया 90% नंबर, जो असाइनमेंट के 30% नंबर था उसमें स्कोर कर दिया 95% नंबर, और जो एक्सटर्नल एग्जाम का 40% वेटेज था उसमें उसने स्कोर करा 75% नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रेड कितना होगा, ठीक है, जैसे कितना था 30% हमारा था इंटरनल का नंबर, इंटरनल का वेटेज कितना था 30%, 30% में उसने कितना स्कोर कर दिया 90%, मतलब इसका 9/10 निकाल दिया, प्लस असाइनमेंट का वेटेज कितना है 30%। असाइनमेंट का वेटेज क्या था 30%, और 30% वेटेज में उसने कितना स्कोर किया 95%। अब जो बाकी बचा वो क्या 40% क्या हमारा एक्सटर्नल के लिए था, और उसमें से कितना स्कोर किया उसने 75%, 75% क्या हो जाएगा 3/4। तो ओवरऑल उसका ग्रेड क्या था, परसेंटेज क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल गया नौतिया 27% स्कोर कर दिया उसने, और यहाँ पे निकल गया ये 0 2 5 10 19 5 95 19 57,
और बाय 2, 57/2 28.5%, और ये हो गया हमारा 30%। तो टोटल उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, टोटल परसेंटेज मार्क्स, टोटल परसेंटेज ग्रेड कितना आ गया उसका, ये तीनों को सम कर दो, तीनों को सम करने के बाद कितना आ जाएगा, 20 20 40 48 और 55.5 और 30, दैट इज 85.5%। ये हमारा क्या है, ओवरऑल ग्रेडिंग, ओवरऑल परसेंटेज। ये समझ ही होंगे कि इंटरनल में 30% का वेटेज था, तो उसमें से स्कोर किया उसने 90%, तो 90% निकाल दिया। और असाइनमेंट का वेटेज 30% था, उसमें स्कोर किया उसने 95%, तो ये हमने निकाल दिया। और एक्सटर्नल का वेटेज था 40%, उसमें स्कोर किया 75%, तो ये हमने निकाल दिया। तो ओवरऑल परसेंटेज नंबर कितने आ गए उसके, 85.5% नंबर आ गए, ठीक है। तो शायद इतना ही है टोटल। चलो, तो ये परसेंटेज खत्म हो गया। तो हमने टोटल परसेंटेज में लगभग 73 क्वेश्चन करवा दिए आपको, और यहाँ से सारे लगभग लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब आपको कंप्लीट करवा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।